नमस्कार, अवसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आईपीएस अधिकारी से करवाना चाह रहे हैं जिनका मानना है कि वो जहां भी हैं केवल अपनी प्रतिभा पर कोई डिपेंडेंसी केवल प्रतिभा पर नहीं होती। सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी उसमें बहुत बड़ा और अहम रोल होता है। मैं बहुत स्वागत करता हूं 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी अमन कुमार झा साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं सर मैं आपको, बिहार के मधुबनी, जहाँ से आपके पिता आते हैं सर। हालांकि जन्म आपका अहमदाबाद में हुआ है। कुछ मधुबनी की यादें शुरुआती तौर पे। मधुबनी आना जाना रहता है। यादें, मेरा गांव कैथा ही गांव है, राजनगर ब्लॉक में है ये मेरा गांव। उसमें का अच्छी यादें हैं। मतलब मुझे अपने गांव का एक याद, जो वहाँ के आम के पेड़ काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। कुछ नहीं, उनका कुछ यूनिकनेस है उनमें, विच आई कांट डिस्क्राइब कि क्यों है। दैट्स वन थिंग आई विविडली रिकॉल। और आना जाना लगा रहता है वहाँ, जैसे कि भैया की शादी गांव से ही हुई थी, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। कूलिंग अहमदाबाद में, मतलब दूसरा अगर घर मैं कहूँ, पहला घर तो मधुबनी को ही कहूँगा मैं, दूसरा घर अहमदाबाद गुजरात जहाँ से पढ़ाई हुई। थोड़ा सा स्कूल लाइफ के बारे में बताइए। मेरी स्कूलिंग गुजरात स्कूल हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से हुआ है। मीडियम हिंदी था। बदल बदल के स्कूलिंग हुई। प्राइमरी स्कूलिंग एक जगह से, 8वीं से 10वीं एक जगह, 11th 12th एक जगह से। पढ़ाई में देखा जाए तो किसका मन लगता है, मन तो रहता है खेलने की तरफ कि खेलना कूदना है। अपनी स्कूलिंग का एक यूनिकनेस मानूंगा, जो नेसेसरली स्कूलिंग ही नहीं, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन होता है कि मैं एक इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास लोकेलिटी में रहा हुआ हूँ। सो देयरफॉर काफ़ी सारी भाषाओं को बोलने वाले और अलग अलग जगह से आके बसने वाले लोगों के बीच में रहा। तो बिकॉज ऑफ दैट आई डेवलप्ड अ गुड ईयर फॉर एक्सेंट्स, कि अगर भाषा समझ में भी नहीं आ रही है तो वो उसके बोलने के लहजे से पकड़ सकते हैं कि यार ये कहाँ से है। और काफ़ी सारी भाषाएं सुनी, ठीक ठाक समझे भी। तो ये एक यूनिक पार्ट है मेरे अपब्रिंगिंग का, अहमदाबाद में रहने का। बिहार बहुत अलग तरह का राज्य है सर, गुजरात एकदम अलग तरह का राज्य। भाषा अलग, कल्चर अलग, बोली अलग, सब कुछ अलग। शुरू में जब आए तो कैसा लगा दूसरा राज्य? क्योंकि ठीक है, अहमदाबाद में पैदा ज़रूर हुए लेकिन रूट्स बिहार से, क्योंकि ताल्लुक़ रखते थे पिता पूरा परिवार। नहीं, इतना अंतर देखिए, आपको अंतर तब पता चलेगा ना जब आपको एक ठीक ठाक मेमोरी हो एक जगह की और फिर आप तुलना करें। तो मैं तो क्लीन स्लेट था, तो मेरे लिए तो गुजरात वॉज दी डिफ़ॉल्ट सेटिंग। बाकी उसके बाद कोई जगह है तो आप उससे उसकी तुलना करेंगे। बट अब तक जितनी जगह रह लिया हूँ, देख चुका हूँ, मुझे लगता है कि वी लाइक टू क्लेम वी आर डिफरेंट, बट इसेंशियली ह्यूमन बीइंग्स अंडरनीथ सेम है। हमारे मोटिवेशंस, हमारे एस्पिरेशंस, हमारी एंग्जाइटी सब सेम है। अभी हो चाहे पहले हो सर, ये कहा जाता था कि 10th में जिसके अच्छे मार्क्स उसको पीसीएम दिला देते हैं, थोड़े कम तो फिर कॉमर्स, और थोड़े कम तो आर्ट्स ले लो चलो। पीसीएम सब्जेक्ट आपने भी लिया था, यही कारण था, दूसरा कुछ कारण था? मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, आई वॉज गुड इन इट। और कहीं ना कहीं आप रहना तो सोसाइटी में ही है, तो उसके वैल्यूज़ आप इनकॉर्पोरेट करेंगे ही। तो आपको बताया जाता है कि अच्छे मार्क्स आते हैं तो साइंस लेना चाहिए। तो हाँ, उसी कारण से साइंस लिया। मेरा एनडीए एग्ज़ाम देने का मन था, और उसका जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, उसमें मैथ्स बहुत क्रूशियल है, जो पीसीएम में पढ़ाई जाती है वो मैथ्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, ये सब चीज़ें। तो एक वो मोटिवेशन भी था, तो इसलिए मैंने पीसीएम लिया था। फिर एनडीए की तैयारी हुई उसके बाद? हाँ, एग्ज़ाम्स भी दिए। उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, बट एग्ज़ाम्स दिए थे उसके। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए 12th के बाद अचानक इंग्लिश मीडियम में जाना थोड़ा कठिन होता है सर। फर्स्ट ईयर में थोड़ी दिक्कत हुई पढ़ाई में जब? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। दिक्कत हुई, और थैंकफुली एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट था। सभी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उन क्लासेस में ऐसे थे जो हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम से आते थे। तो एक समान स्तर पे थे ज़्यादातर। तो ऐसा कुछ नया सीखने में प्रॉब्लम तब नहीं आती कि जब वो एकदम से नया हो, डिफ़िकल्ट हो। मुझे लगता है डिफ़िकल्टी तब ज़्यादा आती है जब थोड़ी हीन भावना वाली सिचुएशन हो, कि अरे मैं थोड़ा पीछे हूँ, मेरे पीयर ग्रुप का जो मतलब इंटेलेक्चुअल स्टेटस है मुझसे अलग है, आगे है, पीछे है। उस सिचुएशन में दिक्कत आती है। बट व्हेन यू आर ऑल एट द सेम लेवल, तो आप सब प्रयास करते हैं।
एक समय में मैंने देखा सर, यूपीएससी में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग आते थे, अभी भी आते हैं सर। बीएससी के बाद क्या बीएससी करते करते ये लगा कि यूपीएससी की तैयारी करना, या जैसा कहा जाता है बिहार में हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा आईएएस या आईपीएस बने, शुरुआत बिहार से ही हो गई थी या बीएससी में आने के बाद? देखिए, हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा जीवन में कुछ अच्छा करे, और हमारे देश में पब्लिक सर्विस को ज्वाइन करना इट्स वन ऑफ द मेन प्लेटफॉर्म्स टू डू दैट। तो कहीं ना कहीं तो बैक ऑफ द माइंड में रहा ही होगा, बट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मुझे लगता है सेकेंड या थर्ड ईयर में धीरे धीरे उस तरफ झुकाव बढ़ा, और फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की। गुजरात से दिल्ली, जी। दिल्ली का सफ़र, और ख़ास तौर से वो मुखर्जी नगर का इलाका, वो इतना ज़्यादा वहाँ पर क्राउड है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी करने वाले अगर सब जो भी यूपीएससी के मुखर्जी नगर को सभी जानते हैं। हाँ, अब तो मीडिया में भी, फिल्मों में भी इतना उन चीज़ को दिखाया गया है कि अब तो मुझे लगता है जो नहीं तैयारी कर रहे होंगे वो भी जान रहे हैं। अब यूट्यूब्स पे शॉर्ट्स अवेलेबल हैं फैकल्टीज़ के, टीचर्स के, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल गया है उस फील्ड को। यूपीएससी की तैयारी जब करने पहुंचे सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में रहना, दिल्ली में तैयारी करना बहुत सस्ता या बहुत आसान नहीं है। उस समय की कुछ यादें आज भी याद आती है, क्योंकि गुजरात से सीधा दिल्ली पहुंचना, मुखर्जी नगर में या जहां भी अपने फ्लैट लिया और रहने की व्यवस्था, कोचिंग करना है, दिल्ली का क्राउडेड इलाका, क्योंकि गुजरात आज भी अगर हम देखें दिल्ली के कंपेरिजन में तो उतना क्राउडेड नहीं है। दिल्ली उस वो इलाका मुखर्जी नगर आसपास का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हब के नाम से जाना जाता है, बहुत क्राउडेड इलाका, वहाँ आज जब पहली बार पहुँचे वहाँ पर, क्या आज भी वो दिन याद आते हैं? देखिए, दिल्ली को सिर्फ ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए। अगर मैं सिर्फ उसे ऐसे कैरेक्टराइज करूं कि क्राउडेड है, इट विल बी एन अनजस्टिस टू द प्लेस। इट्स अ ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ दिस कंट्री, जहां हर वर्ग के लोग आते हैं, देश भर से आते हैं अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए। सो मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दिल्ली। मतलब आई डोंट नो व्हाई ऐसे हम उसको सिर्फ क्राउडेड, किसी भी इनफैक्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी को ये कह के कि ये तो क्राउडेड है, थोड़ा अनजस्टिस हो जाएगा। हाँ, अब खुद की बात आती है तो सोचना तो पड़ता है। बजट इसीलिए, चाहे देश पेश करे या राज्य पेश करे या एक इंसान चले, बजटिंग बहुत ज़रूरी है। आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस पता होने चाहिए। अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस होता है तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि ये बार बार ना हो। बजटिंग कीजिए, आप समझिए कि आपका मंथली बजट क्या है, आप उसके हिसाब से चलिए। अगर किसी महीने ऊपर नीचे होता है तो आप समझिए क्यों ऐसे हुआ है, ताकि अगले महीने वैसा ना हो। तो एक्सपेंसेस तो मैनेज करने पड़ेंगे। क्रिकेट का भी बहुत शौक था एक ज़माने में। इस देश में किसको नहीं है? स्कूल में, कॉलेजेस में खूब खेला करते थे। बट हाँ, एक टाइम के बाद अब लाइफ को लेके सीरियस हुए तो जस्ट एज एनी यंग बॉय इन दिस कंट्री वो साइडलाइन हो गया। आपको जीवन में ऐसा क्यों लगता है सर कि प्रतिभा के साथ साथ सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि और खासतौर से पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी अहम रोल होता है जहां भी आप पहुंचते हैं? है ही ना। मान लीजिए कि अगर मैं क्रिकेट का ही उदाहरण दूँ तो एक समय में, अगर मान लीजिए जो हमारे एक लेजेंडरी कैप्टन रहे हैं MS धोनी, उनके समय में भी तो अच्छे विकेट कीपर्स रहे थे, बट सच अ स्टॉलवर्ट वाज प्लेइंग फॉर इंडिया। तो आप उनके शेडो में ही खेले पूरा लाइफ, नहीं खेलने का मौका मिल पाया। सो दैट्स वन एग्जांपल ऑफ द रियलिटी अराउंड यू शेपिंग योर लाइफ। दूसरी चीज़, आप टैलेंटेड हैं, लेकिन आपका टैलेंट किस चीज़ में है वो भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसको आइडेंटिफाई करने के साथ उसको इनकरेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको इनकरेज नहीं किया जा रहा है, एंड मोर सीरियसली अगर उसको डिस्करेज किया जा रहा है, तो कहाँ से वो टैलेंट उभर के आ पाएगा? तो फिर उन चीज़ों के एक्सपेंसेस हैं। कई बार आपको एक्सपोजर नहीं मिला होता है, आपको पता ही नहीं होता है कि ऐसा कोई चीज़ है जो मेरे लायक है। आपको वो जानकारी नहीं मिली तो आप कैसे उसको यूज़ करेंगे? या आपको कुछ करने के लिए, मान लीजिए आपको अभिनेता बनना है, आपको सिंगर बनना है, आर्ट फील्ड में जाना है, या आप CA MBA कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको उसको सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिक मींस नहीं है, कोई एक सपोर्ट करने वाला नहीं है फैमिली में, तो दिक्कतें तो आएंगी। सिर्फ प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ना, मुझे तो लगता है कि उसके साथ साथ इनेबलिंग फैक्टर्स भी चाहिए। क्या खामियां देख रहे थे अपने अंदर सर? क्योंकि जब प्री निकल गया, मेंस रुक रहा है, प्री मेंस भी निकल रहा है, इंटरव्यू रुक रहा है, क्या ऐसा फेस किया उस समय? आपको ऐसा लगा कि किस चीज़ में और बेटर करने की ज़रूरत है सर? देखिए, उसका आंसर
एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर में है। कई बार क्या होता है कि अब मेंस में तो प्रीलिम्स का तो क्या है कि वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। एज़ चैलेंजिंग एज़ इट इज़, आपका सिलेक्शन मेंस के मार्क्स पे डिपेंड करता है, और मेंस में जो आपके मार्क्स आते हैं वो और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों जोड़ के आपका सिलेक्शन होता है। 9 पेपर हैं, 4 जनरल स्टडीज़ के, आपके आपके 7 पेपर के मार्क्स काउंट होते हैं, ऐसा कहूँ तो होता है, मतलब ये आप देखेंगे ना तो एक तरीके से मार्क्स नहीं आते। जैसे कि स्कूल में था, सबके सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते। अच्छा, किसी साल एक पेपर अच्छा चला जाएगा तो किसी में ऊपर नीचे हो जाएगा, किसी साल समझ में नहीं आएगा कि अरे ऐसे में इतने कैसे आ गए, किसी साल समझ में नहीं आएगा कि अरे इतने कम क्यों आ गए। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ रुक जाएगा कि इसमें एक और सेलेक्ट होने के लिए चाहिए कि आपको सभी सब्जेक्ट्स में एवरेज एंड अबव एवरेज मार्क्स आए। 2014, 2015, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट लगातार नहीं हुआ सर। मन में एक सेकंड थॉट आया था, यार जीवन में प्लान बी भी ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल सेकंड थॉट मे बी सेकंड क्या, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी आया होगा, बिकॉज तब तो वो डाउटफुल सिचुएशन है ना। आप यू आर डाउटिंग एवरीथिंग, यू आर डाउटिंग योर कैलिबर, यू आर डाउटिंग योर सर्कमस्टांसेस, तो वो तो आएगा ही। बट विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट आई वुड से प्लान भी लेके चलना चाहिए। आप यू गिव योर बेस्ट एज लॉन्ग एज यू वांट टू, बट एक सॉलिड प्लान भी रहना चाहिए। आपको वो मेंटल प्रेशर को काफ़ी ईज कर देता है। 2020 का जब एग्ज़ाम था वो बाकी एग्ज़ाम से कुछ अलग था, क्योंकि उसमें एक साल का ब्रेक भी रहा, पढ़ाई से भी थोड़ा दूर हुए, लेकिन उसमें प्री मेंस और इंटरव्यू एक साथ निकला सर। कुछ अलग तरह से उस समय तैयारी की थी या कुछ? बिल्कुल अलग इस तरीके से था कि इस बार मतलब मन में था कि प्री में बिल्कुल चांस नहीं लेना है, तो उतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया। वो एरिया कई बार होता है ना कि हमारी टेंडेंसी होती है कि यार मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहता, या इस सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहता, मैं बाकी एरियाज़ में वर्क कर लूँगा। तो वैसा आप ट्रेड ऑफ नहीं करते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि फाइनली किस सेगमेंट से या किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। यू वर्क ऑन एवरीथिंग, यू कवर ऑल योर बेसिस। वो था। दूसरा वो कोविड ईयर था, तो एग्ज़ाम्स भी रुक रुक के हो रही थी, तो ज़्यादा ज़रूरी तो उस टाइम पे मैं कहूँगा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना था। उस समय तो सब कुछ आपको याद ही होगा, सब कुछ सेकेंडरी हो गया था। तो वो इट वाज अ कोविड बैच, हम लोग हमारी बैचेस को ही कोविड बैच कहा करते थे। अ लॉट ऑफ माय बैचमेट्स यूज्ड टू से कि दे स्टडीड सीरियसली इन दैट पीरियड, क्योंकि वो अगर कहीं मान लीजिए जॉब में थे, या जॉब छोड़ के घर आ गए थे, या वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अ लॉट ऑफ माय बैचमेट्स यूज्ड टू से दैट कि दैट वाज वन ऑफ द रीज़न दैट दे स्टडीड विद अ गुड फोकस। जब 2019 में फाइनली एक साल का आपने ब्रेक लिया सर, बहुत सारे थॉट्स मन में आते हैं जो यूथ तैयारी करते हैं, यार हो गया यार, हमसे नहीं हो पाएगा। ये हमसे नहीं हो पाएगा और हमसे हो पाएगा के बीच की बहुत बड़ा एक गैप हो जाता है उस दौरान सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे यूथ के लिए जो यूपीएससी या पीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं सर? मैं अगर मान लीजिए कोई निराश है और वो कह रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो मैं उसकी बात को फेस वैल्यू पे ले लूँ, जबकि वो बस अभी निराश है। टैलेंट है उसके में, मैं कैसे नहीं जानता उस चीज़ को। ऑन दी अदर हैंड अगर टोटली डिफरेंट कहानी है कि ही इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट हिज प्रॉस्पेक्ट्स, बट रियलिटी कुछ और है, और वो मुझसे मोटिवेट होके अपना काफ़ी काफ़ी सारा समय और रिसोर्सेज झोंक दे उसमें, तो ये इस प्रश्न का उत्तर देने से तो मैं बचता हूँ। आपको लगता है आप कर सकते हैं, कीजिए। आपको नहीं लगता है आप नहीं कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप कुछ किसी और दिशा में बढ़ जाइए। अल्टीमेटली लाइफ का पर्पज़ है खुश रहना, अच्छा नागरिक बनना, अपने परिवार के, अपने दोस्तों के काम आना। वो आप किसी और फील्ड में भी कर सकते हैं। तैयारी कैसे करना चाहिए सर यूपीएससी की? क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे यूथ को? फोकस, आप कम से कम शुरू के 1.5-2 साल अपना 100% दीजिए। 100% तैयारी की शुरुआत में आप पहले सिलेबस को समझ लीजिए कि सिलेबस क्या है। कई कई लोग बिना सिलेबस को ठीक से समझे ही एक माइंड में एक आई डोंट नो ये क्यों आता है कि हम, हाँ पता तो है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, एथिक्स है, पता तो है, तो उस थिंकिंग के साथ आते हैं और थोड़ा समय इसमें ही बर्बाद हो जाता है। तो सिलेबस को समझिए, किस सब्जेक्ट के लिए किस बुक को रिफ़र करना है,
ये समझिए। एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, किस पॉइंट पे आपको आंसर राइटिंग शुरू करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रख के माइंड में एक प्लान लेके शुरुआत कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेक्शन का जब कॉल आया हो या जब रिजल्ट आपने देखा हो, पहला माता पिता का क्या एक्सप्रेशन रहा? हैप्पीनेस। ऑब्वियसली माता पिता को रहता है कि हाँ चलो हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड उनका फाइनली हो गया इस टाइप का, तो नहीं, चलो यार 6 बार था, फाइनली हो गया। मे बी दैट ऑल्सो एक रिलीफ भी तो है ही ना, कि अब ये जो साइकिल है, जो एनुअल साइकिल है, वो ख़त्म हुआ, एक अच्छे नोट पे ख़त्म हुआ, एक मूवी की तरह, हैप्पी एंडिंग और सैड एंडिंग। वन थिंग इज एंडिंग, अनदर थिंग इज हाउ इट एंडेड। तो वो दोनों फैक्टर रहता है कि हाँ चलो ख़त्म हुआ और एक अच्छे नोट पे ख़त्म हुआ, तो वो उसको क्या कहते हैं, चेरी ऑन द केक, वैसी बात है। बड़े भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है आज, जो एक आईपीएस बनकर आप बैठे हैं यहाँ पर। याद आता है आज भी, क्योंकि इंस्पिरेशन से साथ साथ एक बैक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है जब आप इतनी बड़ी तैयारी कर रहे होते हैं। एक है भाई बोलने वाला, नहीं यार तू कर तैयारी, मैं तो हूँ तेरे पीछे। याद आते हैं आज भी वो भाई की बातचीत? जी जी बिल्कुल, मतलब मेरी तैयारी को काफ़ी लंबे समय तक भाई ने ही उसमें पूरा फाइनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट उन्हीं का सबसे ज़्यादा रहा है। तो कभी कोई भी रिजल्ट आता था, चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू का हो, तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन आई वुड गिव अ कॉल। तो स्वाभाविक है कि एक काफ़ी, और एक ब्रदर टू ब्रदर जो कन्वर्सेशन होती है, जो काफ़ी प्राइवेट होती है लेकिन एक अच्छी कन्वर्सेशन होती है। आप दोस्तों से एक अलग प्रकार की कन्वर्सेशन करते हैं, पेरेंट्स से एक अलग प्रकार की कन्वर्सेशन करते हैं। मुझे लगता है आपके सिबलिंग्स से जो कन्वर्सेशन है वो कहीं इन दोनों के बीच में एक स्वीट स्पॉट होगा, वहाँ आती है। तो वो कन्वर्सेशंस बहुत ज़रूरी हैं। एंड आई फाइंड इट डिस्टर्बिंग अगर कोई इंसान है, वो कैसे, मतलब आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिबलिंग नहीं है जो दोस्तों और पेरेंट्स के बीच में उस स्वीट स्पॉट पर है, तो कैसे वो उनको गाइडेंस मिलती होगी या कैसे वो अपनी मन की बात उस तरीके से रख पाते होंगे। बट मेरे लिए तो ये बहुत बहुत क्रूशियल था, बहुत इम्पॉर्टेंट था कि कुछ अच्छा हो रहा है तो भी आप बात कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो भी आप बात कर पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं। यू नो समवन हु हैज़ फेथ इन यू, हु हैज़ बिलीफ इन यू, ठीक है। एंड इवन इफ ही डजंट, ही स्टिल डूइंग हिज पार्ट एज अ सिबलिंग, एज एन एल्डर ब्रदर। तो वो बहुत बहुत ही ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। आई मीन विदाउट इट मुझे लगता है कि शायद हम ये इंटरव्यू आज नहीं कर पा रहे होते। छत्तीसगढ़ काडर अलॉटमेंट के बाद एलडब्ल्यू स्टेट है बेसिकली सर। थॉट वही रहता है सबका यार कि नक्सल प्रभावित राज्य, खुद का रहे न रहे बैचमेट्स का जरूर रहता है। वो ज़्यादा सुनने को मिला? बहुत ज़्यादा, आज भी सुनने मिलता है कि कोई कहीं से फ़ोन कर देगा कि अरे तुम कैमो में क्यों नहीं हो, तुम या तुम्हारे साथ AK-47 क्यों नहीं है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अब थोड़ा बहुत उसमें लेग पुलिंग भी होता है, और थोड़ा बहुत अब इस देश में इतना बड़ा विविधताओं से भरा देश है, हर कोई हर कॉर्नर के बारे में तो नहीं जानेगा कि कहाँ क्या चल रहा है। यहाँ देखिए ग्राउंड रियलिटी जो है बहुत अलग है, जो बाहर परसेप्शन है उससे। तो हाँ, खुद से ज़्यादा मतलब खुद का क्या एक्सप्रेशन था ये तो उतना ध्यान नहीं है जब कार्डर अलॉट हुआ था, बट दोस्तों का क्या एक्सप्रेशन था वो तो ध्यान है, और उसका थोड़ा बहुत अभी भी चलता ही रहता है। एनपीए की ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताना चाहें सर? काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग है, बहुत ही, मतलब एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है वो। और आप इवेंचुअली कैसे भी ऑफिसर प्रूफ हों, वो आपको हमेशा याद रहता है। आप उसको कोसते भी हैं, कभी तारीफ़ भी करते हैं। बेसिकली एनपीके में बात करूं तो आप सिलेक्शन के बाद आपका पहले तो फाउंडेशन कोर्स होता है 3 महीने का मसूरी में, लवासना जो है वहाँ। उसके बाद आप जाते हैं नेशनल पुलिस एकेडमी, उसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। वहाँ आप जाते हैं फेज़ 1 के लिए, जो लगभग 11 महीने का होता है, 44 टू 46 वीक्स। उसके बाद आप आते हैं अपने राज्य में जो काडर है, डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 7 महीने के लिए, फिर वापस जाते हैं 2 महीने के फेज़ 2 के लिए। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है फेज़ 1 है। वो इसलिए क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर को जितनी प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए या दी जा रही है वो उस दरमियान ही होता है, इंडोर्स आउटडोर्स, ये उसके 2 प्रमुख
एरिया हैं। इंडोर्स में आपको लॉ की जानकारी दी जाएगी, आपको एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको पुलिस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको मीडिया हैंडलिंग, धीरे धीरे ऐसे नए कटिंग एज एरियाज़ भी उसमें आ रहे हैं, उसको बताया जाएगा। आपके बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं, जैसे कि अटैचमेंट विथ कोस्ट गार्ड, ये एकदम लेटेस्ट फीचर है एनपीए का। मेरे बैच से निकलने के बाद ही शुरू हुआ है वो वाला। आपका सीआरपीएफ के साथ, आर्मी के साथ, आपका बीएसएफ के साथ, आईटीबीपी के साथ, अलग अलग पैरामिलिट्रीज़ के साथ अटैचमेंट्स होंगे। आप चूँकि एनपीए हैदराबाद में है तो कई बार आपको सिटी पुलिस के साथ अटैच किया जाता है बंदोबस्त ड्यूटीज़ देखने के लिए। आपको थाना कैसे चलता है वहाँ पे ये देखने के लिए, थाने का मैनेजमेंट कैसा है, पेपर वर्क कैसा है, क्या किस प्रकार की डायरियाँ थाने में मेंटेन होती हैं, तो प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ पुलिसिंग। दूसरा है आउटडोर, विच इसेंशियली इज़ अबाउट योर मेंटल इंड्योरेंस एंड टफनेस। उसमें आउटडोर में भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, फायरिंग है, हॉर्स राइडिंग है, ड्रिल है। और ऐसे कि हमारे बैच में एक बैच पहले ये फीचर शुरू हुआ था ट्रायथलॉन का, जिसमें आप 500 मीटर या 1 किलोमीटर स्विमिंग करते हैं, उसके बाद आप 40 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं और फिर 10 किलोमीटर रनिंग करते हैं, इन दैट ऑर्डर। तो वो भी किया हम लोगों ने। टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट काफ़ी हाई फिटनेस स्टैंडर्ड्स अचीव करते हैं फेज़ 1 के एंड में, एंड पीपल आर ऑलमोस्ट ऑलवेज सरप्राइज्ड विथ व्हाट दे नेवर थॉट दे कुड डू बट दे डिड। तो उस मामले में मैं समझता हूँ कि एनपीए की फेज़ 1 ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेटिव है एक इंसान के लिए। कोई भी इंसान जब ट्रेनिंग पीरियड में रहता है सर तो किसी न किसी को अपना आदर्श मानता है। आपको छत्तीसगढ़ आए लगभग साल भर से ज़्यादा हो चुका होगा सर, किसको आप अपना आदर्श मानते हैं? देखिए, मेरे लिए तो मेरे आदर्श जो मेरे ट्रेनर एसपी रहे हैं संतोष सिंह सर। अच्छा, मैं प्रोबेशन में बिलासपुर में था, उन्हीं के अंडर था। यहाँ भी कोइंसिडेंस है कि उन्हीं के अंडर हूँ। और पहले से भी हम सुनते आए थे कि एक जो नया ऑफिसर होता है वो मोर और लेस अपने ट्रेनर एसपी के इमेज में ढल जाता है, क्योंकि वही आपके शुरुआती फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो मेरे लिए वो एक आइडियल हैं इन द सेंस कि कैसे उनका अपना थाना चलाना, जिला चलाना, जो एक कोलोक्वियल हिंदी में वर्ड है, कैसे मीडिया से, पॉलिटिकल क्लास से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, इन सब से रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना, क्योंकि ओवरऑल यू आर अ मैनेजर एंड अ लीडर। तो वो क्वालिटीज़ के लिए आप एक लुकअप करते हैं एक आइडियल की तरफ। दूसरे मेरे मेंटर्स थे, मेरे मेंटर थे बीएन मीना सर, उनसे भी मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। जब भी मौका मिलता है मिल लेता हूँ। उनका एकदम टू द पॉइंट बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए प्रिंसिपल 2 आइडल्स हैं। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग बहुत पसंद है सर, उसका क्या कारण है? मैंने अभी हाल में जाना इस चीज़ के बारे में। इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड आई वांट टू लर्न मोर अबाउट इट। बेसिकली इट्स एन आइडिया वेर यू यूज मैथमेटिकल मॉडल्स टू डेवलप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड अराइव एट एक्यूरेट प्राइसिंग फॉर इट। तो बस मैंने कुछ दिनों पहले ये वर्ड सुना है, मेरी आपकी कन्वर्सेशन में वर्ड निकल के आया, तो मैं भी ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा उसके बारे में। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। एक आईपीएस अधिकारी के लिए जीवन साथी अगर मैं बात करूं तो वो मैक्सिमम मैंने देखा है सर, छत्तीसगढ़ के हों चाहे बाहर के हों, एक डॉक्टर को जरूर पसंद करता है। हो सकता है जो भी कारण हो। आईपीएस से शादी बहुत कम देखी है मैंने सर। आईएएस की आईपीएस से देखी है, आईपीएस की ज़्यादातर डॉक्टर्स देखी है। क्या अमन कुमार जी ने भी अपना लाइफ पार्टनर को ऐसा सोच के रखा है कि डॉक्टर ही होनी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ अलग? नहीं, ये तो देखिए स्टीरियोटाइप्स हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि आईपीएस की शादी कम देखी है, बट हमारी एकेडमी में ही अमंग फैकल्टीज़ दे वर लाइफ पार्टनर्स। हमारे 3 हमारे यहाँ कपल्स थे जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे, अलग अलग कार्डर्स थे, एंड दे वर इंस्पिरेशनल पीपल फॉर अस। बट हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, वेर यू आर कमिंग फ्रॉम। ऑब्जर्वेशनल चीज़ है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। उसका कारण आई वुड नॉट गेस, सबका अपना पर्सनल डिसीजन है, कोई क्यों एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को प्रीफर करेगा। मुझे लगता है रादर देन प्रोफेशन यू शुड प्रीफर द पर्सन, और देखेंगे ऑल इन गुड टाइम। छत्तीसगढ़ में कोई भी अधिकारी जब आईएएस या आईपीएस बनकर आता है सर, बस्तर में ज़रूर काम करना चाहता है, क्योंकि जब तक आप बस्तर नहीं गए ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं अनछुआ जीवन भर रहता है अगर आप बस्तर में पोस्टिंग आपको नहीं मिली। बस्तर जाने की इच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल। और अब अभी तो पॉलिसी भी यही है कि आपको एडिशनल एसपी नक्सल ऑप्स बना के पहली आपकी पोस्टिंग एज ए सीएसपी होती है इन अर्बन किसी शहरी एरिया में, जैसे कि मैं भी रायपुर में हूँ, दुर्ग, बिलासपुर, इन जगहों पे, जगदलपुर हो गया, रायगढ़, कोरबा,
अंबिकापुर, इन जगहों पे आमतौर पे पोस्टिंग होती है, फर्स्ट पोस्टिंग। देन यू गो टू बस्तर एज एडिशनल एसपी नक्सल ऑप्स। तो वो भी एक तरीके की अलग प्रकार की लर्निंग है, एक डिफरेंट प्रकार की पुलिसिंग है, पुलिसिंग मोर फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक इतना क्रूशल एस्पेक्ट है, उसको कोई मिस नहीं करना चाहेगा। इट्स ए वेरी एक्साइटिंग फेज। आप बहुत अलग तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी को और पुलिसिंग को देखते हैं, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी भी तो इवेंचुअली पुलिसिंग ही है। तो ये सर्टेनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ व्हेन एवर दैट कम्स। तो हाँ, उसके बिना आप सही कह रहे हैं, उसके बिना आपकी पुलिसिंग की एजुकेशन एंड विच इज़ द यूएसपी ऑफ दिस कार्डर, ये ऐसा अनुभव कम ही कार्डर में लोगों को हो सकता है। बाकी जगह जहाँ है इंसर्जेंसी का या मिलिटेंसी का या ऐसा एक ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन हो जहाँ पे, तो वहाँ उनको ये अनुभव मिल सकता है। बट कई सारे कार्डर्स की तुलना में छत्तीसगढ़ कार्डर का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि यू लर्न दिस थिंग, और अब वो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, आपको एक रिस्पेक्ट देता है कि हाँ, मैंने इस टाइप की पुलिसिंग भी की हुई है, मैंने ये भी देखा हुआ है। आईपीएस अधिकारियों में अभी और पुरानों में सर थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक डीलिंग अब वैसी नहीं रही जैसे पहले रहती थी। ट्रेनिंग में कोई कमी मानते हैं? मीडिया से भी जो पहले एक मैं कहूँगा रिलेशनशिप जो रहती थी अधिकारियों की, वो पहले की तुलना में अब थोड़ी सी खराब हुई है। पब्लिक डीलिंग अब वैसी नहीं जैसे पहले के अधिकारी रखते थे। ट्रेनिंग में कुछ कमी आप मानते हैं कि अब नए अधिकारी आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कोई ज़रूरत नहीं है मीडिया की, कोई ज़रूरत नहीं पब्लिक डीलिंग की, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, आईपीएस तो बन गए, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। रही बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में तो ज़्यादा से ज़्यादा एनपीए में मीडिया एंगेजमेंट पे फोकस बढ़ रहा है। अभी हाल ही में हम लोग फेज़ 2 के लिए गए थे वापस, तो वहाँ एक प्रॉपर एक स्टूडियो सिमुलेशन के लिए बना हुआ था, जहाँ आप इंटरव्यूज़ को सिमुलेट करते हैं। और फेज़ 1 में भी कई बार आपको एक ब्रीफिंग्स लिखना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, इन चीज़ों के ऊपर मॉड्यूल्स हैं। मैं अभी एग्जैक्टली उस यूनिवर्सिटी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ आपका एक दिन का अटैचमेंट भी होता है फॉर दिस पर्पज़ ओनली। तो ट्रेनिंग तो बढ़िया है। मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सोशल मीडिया के एज में ये हो सकता है कि आपका एक्सपोजर भी पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया है। अब आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बाउंड्री ब्लर हो गई है, और कहीं कहीं शायद ख़त्म ही हो गई हो सकता है इसका असर हो। क्योंकि देखिए, कोई इंसान अगर 24/7 अंडर स्क्रूटनी है, ही वोंट सर्वाइव इट। तो मुझे जैसे कि आप रिफ़र कर रहे हैं पहले के ऑफिसर्स में और अभी के ऑफिसर्स में, तो शायद ये एक अंतर हो कि अभी के ऑफिसर्स का सोशल मीडिया एंगेजमेंट है, काफ़ी है। तो हो सकता है इसके कारण कभी कभी मतलब एक रिंकल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण ये परसेप्शन जाता हो कि मीडिया मैनेजमेंट ठीक नहीं है। बट इट कुड बी लुक्ड एट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि मे बी हमें फिर से प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में जो बाउंड्री थी, उसको फिर से खींचने की ज़रूरत है शायद। अगेन मेरा ओपिनियन है ये। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आगे के जीवन के लिए। ये थे हमारे साथ अमन कुमार झा साहब, 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत साफ तौर पर इनका कहना, देखिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग होती है। हम समझ रहे हैं, मीडिया को भी समझना चाहिए और हर किसी को समझना चाहिए कि बीच में गैप है, एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री पे हम सब कायम रहे, चाहे वो मीडिया हो चाहे बाकी लोग हों। और दूसरा बहुत साफ तौर पर कहना है, जीवन में प्लान बी ज़रूर होना चाहिए। प्लान बी आपको रहेगा, प्लान ए अगर नहीं भी अचीव हो रहा है तो कम से कम आप आगे के लिए प्लान बी के लिए और बेहतर तरीके से कर पाएंगे और जीवन में कभी हताश और निराश नहीं होंगे आप। तो अफसरनामा में इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।